पृथक किया जा सकता है। और आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है। ये है सामाजिकरण का, बी है पुनः सामाजिकरण का, सी है विसमाजीकरण का और डी आपका असामाजिकरण का। यानी कि किसी पूर्व अपराधी को अगर फिर से सामाजिकरण की अनुमति दी जाए तो उसे क्या सामाजिकरण कहते हैं, इसे कहते हैं पुनः सामाजिकरण। यानी कि किसी का फिर से सोशलाइजेशन हो रहा है, उसको व्यवहार को भुलाकर वह नया अध्याय व्यक्ति शुरू करता है अच्छा बनने के लिए, इसलिए नया सोशलाइजेशन कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आप प्रश्न नंबर 4, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। पहला प्रश्न देखते हैं, ए में क्या करा है, तर्क प्रयोगात्मक किसका है, और ये तर्क प्रयोगात्मक आपका है तो पेरेटो से संबंधित है। ए का दूसरा जाएगा द्वंद्वात्मक, सभी लोग जानते हैं, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। बी का तीसरा जाएगा आदर्श प्रारूप, मैक्स वेबर थे। सी का डी जाएगा और प्रकारात्मक, इमाल दुर्खीम। डी का ए जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ द राइट आंसर है। चलिए इसका सुमेलित सही तर्क ये देखते हैं, ये लिखा हुआ आप नोट कर सकते हैं और कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठा करें। प्रश्न नंबर 5 है, समुदाय का उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा जो है समुदाय का उदाहरण नहीं है। ए है रेड इंडियंस और बी है मुरिया, सी है अंडमान आइसलैंड्स और डी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। समुदाय का उदाहरण की बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नहीं होता है, बका ये तीनों हैं ABCD, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका उदाहरण नहीं है समुदाय का। इसको लुंडबर्ग ने मनुष्य की वह जनसंख्या जो निश्चित भूभाग और क्षेत्र में रहती है उसे समुदाय कहा था, जो जीवन अपने आश्रित रहती है और या जीवन यापन करती है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां स्क्रीन पर आपके सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। पहला है ए उपसंस्कृति, ये उपसंस्कृति से क्या संबंधित है, उपसंस्कृति संबंधित होता है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ए का हो जाएगा सेना संबंधित होता है। व्यापारियार संस्कृति ये आपका हिप्पी जनजाति है, बी का ए जाएगा। और संस्कृति का वाहक होता है, बिल्कुल भाषा होती है, भाषा ही संचालन करती है संस्कृति की। और डी में आपका सांस्कृतिक टकराव, ये अयोध्या का जो राम मंदिर का आंदोलन छिड़ा था उससे संबंधित है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वां का सी इज़ द राइट आंसर है। और सही सुमेलित ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। स्क्रीन पर समाजमिति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ए है लुंडबर्ग ने, बी है मोरेनो ने और सी आपका बोगार्ड्स ने और डी है बर्गेस ने। समाजमिति का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें आपका मोरेनो ने दिया था। और चलिए इनकी पुस्तक है हाउ सेल सर्विस, जो सन 1934 में प्रकाशित हुई थी मोरेनो साहब की, इसी में इन्होंने समाजमिति का प्रयोग किया था। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नलिखित में से एक नहीं है, पहचानना है। ए है जनतांत्रिक, बी है पारस्परिक और सी है मूल्यांकन। डी क्या है तर्करापण। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जनतांत्रिक, ये इसका नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने, संस्कृति के तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए है परिवार, बी है मूल्य और सी आपका पोशाक, डी है व्यवहार। अगर कल्चर का तत्व का बात करें तो ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए परिवार नहीं है, क्योंकि मूल्य पहचान और व्यवहार के ढंग ये होते हैं। क्योंकि संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व को कहलाता है। और सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा बिल्सर से संबंधित है, बिस्लर से है, ठीक है। मूल्य पहचान और व्यवहार में ढंग होता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर स्क्रीन पर आपके सामने, धर्म की अपनी समाजशास्त्री व्याख्या में दुर्खीम ने कुछ अवलोकन किए, नीचे दिए गए कूट में सही अवलोकन का चयन करना है। और ये रहा आपका फुल प्रश्न है। ए है धर्म एक मानसिक रोग है, बी कह रहा है समाज का मानवीकरण ही प्रभु है और सी कह रहा है कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्त देता है। और डी है परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज है। ए में है ए और बी, बी में है बी और सी में है ए और सी, डी में है बी और डी। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन पर, उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि समाज का मानवीकृत ही प्रभु है। और डी में है परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज है, क्योंकि दुर्खीम समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं। इन्होंने धर्म की व्याख्या दुर्खीम ने अवलोकन के आधार पर ही बताई थी। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं स्क्रीन पर, प्राथमिक समूह का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए है पास पड़ोस, बी है स्कूल, सी है मित्रों का समूह और डी है भारतीय स्टेट बैंक। अगर हम प्राथमिक समूह की बात करें तो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक ये नहीं होगा, बल्कि स्कूल, पड़ोस और मित्र मंडल ये
आपके प्राथमिक समूह है। इसको चार्ल्स कूले ने 1909 में लिखा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर। राज्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? ए है प्राथमिक समूह का, बी है समुदाय का, सी है समिति का, डी है सरकार का। अगर हम राज्य की बात करें तो स्टेट किसका उदाहरण होता है? स्टेट होता है आपका बिल्कुल समुदाय का उदाहरण होता है राज्य, क्योंकि इसको उदाहरण एक है। डॉसन एवं गेट्स ने के अनुसार समुदाय भौगोलिक क्षेत्र की एक इकाई होती है जिसमें कोई जनसंख्या विस्तृत होती है और उसका सामान्य आधारभूत संस्थाएं होती हैं जो कि सामान्य जीवन संभव बनाती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 13, समूहों का अंतः समूह और बराह समूह वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ए है टॉनिज, बी है कूले, सी है होमन्स और डी है समनर। अंतः और बराह समूह का प्रयोग किया था आपका, ये कहता समनर साहब से संबंधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इन्होंने प्रमुख रूप से जैन रीतियों यानी कि फोक वेज के अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है समनर साहब से, और समनर ने ही हम की भावना के आधार पर इनको दो भागों में बांटा था, अंतः समूह और बराह समूह। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने। परिवार के कार्यों को निम्न 6 वर्गों में सही क्रम में लगाना है। पहला है भावनात्मक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है मनोरंजनात्मक और चौथा है आपका संरक्षणात्मक, पाँचवा है धार्मिक और छठवां है शैक्षणिक। इधर थिंकर दिए हुआ है। ए में है मैकाइवर, बी है अकबर एवं निम्नकॉक, सी है E.H. स्प्रेट और डी आपका अर्नोल्ड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14। फिर परिवार के प्रकारों को निम्नलिखित 6 प्रकारों में इन्होंने बांटा था, अकबर और निम्नकॉक ने बांटा था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं स्क्रीन पर आपके सामने। ज्ञान पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? ए है हेनरी मैन ने, बी है किंग्सले डेविस ने, सी है R.M. मैकाइवर ने और डी है H.M. जॉनसन ने। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मैन से संबंधित है, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेनरी मैन के अनुसार ज्ञान पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए ही पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के रूप में संयुक्त परिवार की व्याख्या की जा सकती है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, नातेदारी के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ए है टायलर, बी है मॉर्गन और सी है मेलिनोवस्की, डी है रैडक्लिफ ब्राउन। नातेदारी के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर जाएगा आपका मॉर्गन साहब से संबंधित है। इन्होंने ही प्रयोग किया था, क्योंकि मानवशास्त्री से प्रारंभिक मानवशास्त्रियों में से की जाती है इनकी गणना, और ये अमेरिका के मूल निवासियों में से थे। न्यूयॉर्क के अध्ययन में इन्होंने अपनी नातेदारी व्यवस्था में सर्वप्रथम वर्गीकरण पुस्तक सर्विस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अफिलिएटिक ऑफ द ह्यूमन फैमिली 1871 में जो प्रकाशित हुई थी पुस्तक। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है प्रश्न। इधर आपकी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, इधर कूट लेखन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले मिलान की बात करते हैं, मिलान देख लेते हैं। ए में है फैमिली एंड किंगशिप अमंग पंडित्स ऑफ कमीशन, ये आपका दिया था T.M. मदान ने दिया था। T.M. मदान कहा है, एक आपका जाएगा चौथे में जाएगा। और बी में किंगशिप एंड मैरिज, ये किंगशिप एंड मैरिज किससे संबंधित है? ये आपका रॉबिन्स फोक से संबंधित है, बी का आपका ए जाएगा। और सी में एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप, ये आपका C.H. लेवी स्टॉक से संबंधित है, 5 जाएगा सी का। और डी है फैमिली एंड किंगशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर, ये आपका दिया था G.S. घुरिये ने, ये आपका दूसरा जाएगा डी का। और इसमें राधा कमल मुखर्जी का कोई योगदान नहीं है, ठीक है, तीसरे में। और चलिए इस हिसाब से इसका राइट आंसर शो क्या कर रहा है? इसका राइट आंसर शो कर रहा है बी इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 3 नहीं है और आपका 3 इसमें है, 3 इसमें है और इसमें भी है। सही सुमिलित ये दिया देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। कारण कह रहा है जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसके समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। ये है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर का सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं मगर ए आर का सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सत्य है मगर आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है मगर आर सत्य है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब कथन सही है और कारण दोनों राइट आंसर है, इसलिए आपका ए और आर दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ए है संस्कृतिकरण एवं संयमा से संबंधित है। बी है लघु एवं बृहत परंपरा मैरियट संबंधित। तीसरा ब्राह्मणीकरण, ये आयरलैंड से संबंधित है। चौथा संकुचीकरण, ये F बेली संबंधित है। कूटलेखन दिया हुआ है। ए में है दूसरा तीसरा चौथा सही है। बी में है पहला तीसरा और चौथा सही है। और सी में है
पहला दूसरा चौथा सही है, डी कह रहा है पहला दूसरा और तीसरा सही है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला दूसरा और चौथा सही है, क्योंकि ब्राह्मणी कड़ा है ये आपका इसने नहीं दिया था, ये दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। 1952 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग ऑफ कुर्क साउथ इन इंडिया, 1952 में प्रकाशित हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, मिलान दिया हुआ। फर्स्ट है, ये कह रहा है जाति बंद व्यवस्था है, तो जाति बंद व्यवस्था मैक्स वेबर से संबंधित है, एक का चौथा जाएगा। और बी में है जाति बंद साव्यवी स्त्री का, ये आपका फ्रेडरिक बेली से संबंधित है, बी का आपका सी जाएगा, तीसरा जाएगा। जाति समानता का चयन रूप किसने किया था? ये आपका गन्ना और मेडल से संबंधित है, सी का दूसरा जाएगा। और जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्री, यानी कि आपका लुइस ड्यूमा से संबंधित है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर 20 का राइट आंसर जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित ये हुआ, देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़ते हैं 21 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। पहला शुद्धता प्रदूषण का विरोध, लुइस ड्यूमा से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं, फेमस है ये। और बी में जनजाति जाति कृषक सांतक, ये किससे संबंधित है? बी में ये आपका संबंधित है एल ड्यूमा, ये आपका जनजाति कृषक संबंधित है, एम सिंह से संबंधित है, तो बी का आपका ए जाएगा। और सी में गुणारोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण किससे संबंधित है? ये आपका मैकम मैरियट से संबंधित है, सी का 3 जाएगा। इसमें एम.एन. श्रीनिवास का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं स्क्रीन पर। समाजीकरण की निम्नलिखित अवस्थाओं को अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए में पूर्वाभासी, बी में बच्चा, सी में शिशु, डी में प्रौढ़ और डी में किशोर। ए कह रहा है ए सी बी ई डी सही है, और बी कह रहा है ई सी बी डी ए सही है, और सी कह रहा है ई बी ई डी ए सही है, और बी डी कह रहा है बी सी डी ई ए सही है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर है। सबसे पहले शिशु आएगा, उसके बाद बच्चा बनेगा, इसके बाद आएगा इसका किशोर अवस्था आएगी, उसके बाद इसका प्रौढ़ आएगा, फिर पूर्वाभासी अवस्था आएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 23, सामान्यकृत अन्न का उदाहरण कौन सा है? ए है समुदाय का, बी है मित्र का, सी है साथी समूह का, डी है अभिभावक का। सामान्यकृत समूह की बात किसका उदाहरण है? ये इसका उदाहरण है साथी समूह का उदाहरण होता है सामान्यकृत अन्न। और ये मित्र मंडल से समूह संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति, ये देखिए लगा, व्यक्ति के सामाजिकरण में मीण ने समाज की महती भूमिका को इंगित किया करते हुए कहा था, लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है, इसी के द्वारा उसके स्व की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न 24, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया था? ये है एल एच मॉर्गन, बी है ई बी टॉयलर, और सी आपका इमाइल दुर्कीम, और डी है एच स्पेंसर। प्रश्न नंबर 24, इसका राइट आंसर होगा एच स्पेंसर से संबंधित है, डी इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि उन्होंने ही सामाजिक विचार को दूसरी संस्थाओं के जनक कहा जाता है। स्पेंसर साहब ने सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक और दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में वर्णन किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? ये है प्रत्यक्ष परिवर्तन, बी है प्रच्छन्न परिवर्तन, सी है सापेक्ष परिवर्तन, और डी है निरपेक्ष परिवर्तन। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी प्रच्छन्न परिवर्तन, बी इज द राइट आंसर है। इसको पी ए सोरोके ने प्रतिपादित किया था। और आगे बढ़ते हैं 26 स्क्रीन पर आपके सामने। पूछा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के कौन संबंध नहीं है? ए है स्पेंसर, बी है टॉयनबी, सी है लिप्सेट, और डी आपका हब हाउस। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की बात करें तो ये आपके संबंध नहीं है, स्पेंसर साहब संबंधित नहीं है इससे। और क्योंकि टॉनी और सोरोगन पेरेटो ये लिप्स आउट ये प्रमुख हैं, जबकि स्पेंसर उद्विकास परिवर्तन से संबंध रखते हैं। और आगे बढ़ते हैं 27 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ए में देखते हैं चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपका दिया था स्पेंगलर ने, ए का तीसरा जाएगा। और रेखीय सिद्धांत, ये रेखीय सिद्धांत है स्पेंसर से, बी का आपका चौथा जाएगा। और उतार चढ़ाव का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं सोरोगन संबंधित है, सी का आपका दूसरा जाएगा। और सर्पिलिल
ये आपका बिको से संबंधित है, इससे आपका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इस द राइट आंसर ये सही है 27 का। और आगे देखते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 28। रेडकल ब्राउन के अनुसार प्रकारात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज बिरले ही समाज होता है। इसके बजाय यह यूनोमिया की नवस्थिति की ओर बढ़ने की विशेष कोशिश करना। और डी है बी कह रहा है, दूसरा कह रहा है आपका अपने रचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है। और तीसरा कह रहा है अपने को विख्यातिक कर सकता है। और चौथा कह रहा है अपनी पहचान को बदल सकता है। ए में है पहला और दूसरा सही है, बी में आपका दूसरा और तीसरा सही है, और सी है पहला और तीसरा सही है, और डी कह रहा है तीसरा और चौथा सही है। ये रेडकल ब्राउन का प्रश्न है, इसके अनुसार क्या राइट आंसर होगा 28 का। इस राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि पहला और इसका दूसरा राइट आंसर बिल्कुल गुड है। और आगे देखते हैं हम 29 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मैनुवैक्सी के सोपानिक क्रम में व्यवस्थित के 3 स्तरों के साथ संबंधित है। ए है प्रतीकात्मक व्यवस्था, बी है सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, सी है व्यक्तिगत व्यवस्था, और डी है जैविकी व्यवस्था। 29 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। 29 का राइट आंसर जाएगा इसका सी, व्यक्तिगत व्यवस्था से संबंधित है एम एन श्रीनिवास का। क्योंकि मानव शास्त्रीय और प्रकाशवादी सिद्धांत के रूप में प्रमुख हस्ताक्षर पौंडेल निवासी ब्राउलोन के पर मैनुवैक्सी मूलतः भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र के दीक्षित थे। इन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत के प्रेरणात्मक माने जाते हैं। और हम आगे देखते हैं 30 के प्रश्न जो कि आपको देख रहे हैं दिया हुआ है। दुर्खिम संबंध है। खोजपूर्ण जांच की प्रकारात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच में भेद किसने किया था? हिमाल दुर्खिम साहब ने किया था, क्योंकि इसका टिक पहले ही लगा हुआ है। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 31 पर। स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है प्रश्न। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुआ है। चलिए मिलान देख लेते हैं। ये थोड़ा छोटा कर लेंगे, इससे सभी आंसर दिख जाएँ। ये आपका कूटलेखन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले मिलान देख लेते हैं। ये रहा पहला है, ये कह रहा है भावनात्मक तथस्थता। भावनात्मकता और भावनात्मक तथस्थता संबंध किससे रखता है? एक का संबंध के उपयुक्त दायित्व से संबंध रखता है। एक आपका चौथे में शो कर रहा है। और बी में है प्रसारणता विशिष्टतावाद। ये आपका शो कर रहा है किसमें? ये आपका कहता है क्या कर्ताओं का मूल्यांकन एक समान मानकों के संबंध में किया जाना चाहिए। क्या कर्ताओं का? बी का आपका ए जाएगा। ए का चौथा है और बी का दूसरा है। ये देखिए मैं आपका ए का चौथा इसी में शो कर रहा है ये में, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और इस आपकी ये देखा सही मिलाने की बात करें, सुमिलित ये दिया हुआ देख सकते हैं आप। ठीक है, एक बार पढ़ सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। 32 टॉलकट पार्सन्स के निम्नलिखित प्रकारात्मक अज्ञापकों में से कौन सा पैटर्न प्रतिमान कायम रखने और तनाव प्रबंध के संबंध में नहीं है? ए है अनुकूलन, बी है लक्ष्य प्राप्ति, सी है एकीकरण, और डी है प्रच्छन्नता। प्रथम 32 आपके सामने प्रश्न है और उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्नता। डी इज़ द राइट आंसर। ये कैसे? चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। और टॉलकट पार्सन द्वारा क्रिया सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था और प्रकारावाद के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। और जब समाज में निम्न 4 प्रकारात्मक अवस्थाएं इन्होंने ही एजल मॉडल का प्रतिपादन किया था। एजल से संबंधित था पहला इनका था अनुकूलन, और दूसरा था लक्ष्य उपलब्धि, तीसरा था इनका एकीकरण, और चौथा कौन सा था? इनका प्रतिमान अनुरक्षण था। इसमें नोट नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। ये चारों हमने वर्णन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 रॉबर्ट के मार्टन के कथानुसार व्यक्तियों, समूह, समाज और संस्कृति के लिए संस्कृतिकरण मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। उनकी किस प्रकारात्मक आधारभूत तत्व के साथ यह कथन संबंधित है? ये है प्रकारात्मक एकता, बी है सार्वभौमिक एक प्रकारावाद, और सी कह रहा है प्रकारात्मक अपरिहार्यता, और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए राइट आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मार्टन के अनुसार व्यक्तियों, समूह, समाज और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक मद के विविध एवं विभिन्न परिणाम हो सकते हैं। यह कथन उनके प्रकारात्मक एकता के साथ आधारभूत तत्व के साथ संबंधित है। और प्रकारात्मक एकता से अभिप्राय यानी कि सामाजिक व्यवस्था के अंगों का ही संरचना व्यवस्था और अनुकूलन के साथ काम करता है। और चलिए आइए सभी लोग सेशन को लाइक करना, भाई लाइक की संख्या बहुत कम है। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने प्रश्न है। क्रिया का निर्धारण उनके अपने लिए उपयोगिता में
चेतना विश्वास द्वारा होता है। यह कथन मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया से लिए उपयुक्त है? ए है साधन लक्ष्य उपयुक्तता पर आधारित हो क्रिया, और बी है उपयुक्तता पर आधारित क्रिया, और बी है आपका भावनात्मक क्रिया, और डी है पारस्परिक क्रिया। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपयुक्तता पर आधारित क्रिया है। और क्योंकि ये निर्धनता क्रिया का निर्धारण अपने लिए उपयुक्तता में चेतन विश्वास द्वारा होता है, यह कथन मैक्स वेबर ने प्रतिपादन किया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? ए है अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्था क्रिया की निर्धारण है, बी है अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं है, और सी कह रहा है अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी आसानी भावनाओं की अभिव्यक्तियाँ हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35 बिल्कुल पेरेटो से संबंधित है। अतार्किक क्रिया की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्था गहरी आसीन भावनाओं की अभिव्यक्तियाँ हैं। क्योंकि पेरेटो ने अतार्किक क्रिया को दो प्रकार से बताया था, पहला है अवशिष्ट चालक और दूसरा भ्रांत तर्क। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36 पर आपके सामने पूछा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आई और मी से भेद करता है? आई को आधुनिक समाज में महत्व दिया जाता है और मी को पुरातन समाज में महत्व दिया जाता है। बी कह रहा है महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है, मी में नहीं, और सी कह रहा है आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है जबकि मी दूसरों की अभिव्यक्ति का संगठित समूह है। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आई और मी का में भेद कौन सा करता है? प्रश्न नंबर 36 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आई जो होता है वह दूसरों के प्रतिक्रिया प्राप्ति परंतु प्रतिक्रिया, जबकि मी होता है और दूसरों की अभिव्यक्तियों का संगठन होता है। और आगे बढ़ते हैं, 37 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है प्रश्न, ये रहा। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा दुर्कीम के प्रकारात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए है समाज को खंडों में मानकीकृत किया जा सकता है, बी कह रहा है समाज को उनके संगठन भागों में अपघटित किया जा सकता है, और सी कह रहा है व्यवस्था के भाग पूर्ण की मूलभूत जागरूकताओं को पूर्ण कर सकते हैं, और डी कह रहा है व्यवस्था सामान्यता केवल तभी होती है जब संतुलन बनाए रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समाज को खंडों में न्यूनीकृत किया जा सकता है। ये हमारे दुर्कीम के प्रकारात्मक सिद्धांत से संबंधित है, ये नहीं है क्योंकि इनकी पुस्तक फेमस है डिवीजन ऑफ लेवल इन सोसाइटी। ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? अगर कोई लोग जानता है तो आप बता सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, 38 संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया था? ए है कोजर ने, बी है हेडनफोर्ड ने, सी है कॉलिंग्स ने, डी है आपका जिम्मर यानी कि सिमिल ने। संघर्ष के प्रकारात्मक की बात करें, ये आपका प्रयोग किया था कोजर साहब से संबंधित है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि कोजर साहब से तो जो जर्मनी के आधुनिक संघर्षवादी सामाजिक सिद्धांतकार कोजर का मत है कि संघर्ष किसी भी समाज की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर ध्यान देना है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 39 स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है प्रश्न। अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है, और कारण कह रहा है एकांत मानसिक क्रिया से अर्थ नहीं मिलता जब बल्कि अंतःक्रिया से मिलता है। ए है ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या। बी कह रहा है ए आर दोनों सत्य हैं मगर आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है, और सी कह रहा है ए सत्य परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है आपका ए गलत है परंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर इसका बी, दोनों अभिकथन और कारण दोनों सत्य, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यही फ़र्क है बस। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करने वाला सामाजिक अंतःक्रिया को कारणात्मक महत्व देने लगता है क्योंकि प्रतीकात्मकतावाद सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप पनपता है तथा यह कथन भी सत्य है कि एकात्मक मानसिक प्रक्रिया से कोई अर्थ नहीं निकलता है। और प्रश्न नंबर 14 आपके सामने प्रश्न है पश्चिमीकरण यूरोपीय समाज के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था? ए है माइल दुर्कीम, बी है मैक्स वेबर, सी है एच एम मॉर्गन, और डी है टी बेबलेन। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ए संबंधित है, इमाल दुर्कीम से संबंधित है। और
देखते हैं मैक्स वेबर की पुस्तक मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस में तुलनात्मक पद्धति पर बल दिया है। वेबर का आदर्श प्रारूप तुलनात्मक पद्धति का आदर्श प्रारूप का ही एक उदाहरण है, जो कि इमाल दुर्कheim ने दिया था। और हम आगे देखते हैं 41 आपके सामने प्रश्न है। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण परिणामों विधि का उपयोग किया है? ए है कार्ल मार्क्स, बी है मैक्स वेबर, सी है इमाल दुर्कheim और डी है अगस्त कॉम्ट। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी, इमाल दुर्कheim से संबंधित है प्रश्न, क्योंकि इन्होंने शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से दुर्कheim ने तुलनात्मक विश्लेषण परिणामात्मक विधि पर प्रयोग किया था। और दुर्कheim की पुस्तक है सुसाइड ए स्टडी एंड सोशोलॉजी में आत्महत्या के सिद्धांतों की तुलना की थी। आत्महत्या के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे? इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से हैं? कोई जानता हो तो बताए, कौन कौन से 4 प्रकार हैं आत्महत्या के? चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विशेष प्रतिपादन किया है? ए है बी मेलोनोबक्सी, सी है टॉलपर्ट पार्सन, सी है क्लॉड लेवी स्ट्रॉक्स और डी है ए आर रैडक्लिफ ब्राउन। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए आर रैडक्लिफ ब्राउन से संबंधित है। रैडक्लिफ ब्राउन की फेमस पुस्तक है ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी में उपयुक्त विचारों को प्रस्तुत किया था। और सुप्रसिद्ध मानवशास्त्री अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रैडक्लिफ ब्राउन अपनी प्रकारवादी विचारधारा में यूजीसी द्वारा ये विकल्प सी इसको राइट आंसर माना गया है, लेकिन इसमें आपका डी राइट आंसर शो कर रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं 43 पर चलते हैं। किसने यह तर्क दिया कि संरचना एक विधि है न कि यथार्थ? ए है क्लॉड लेवी स्ट्रॉक्स, बी है ए आर रैडक्लिफ ब्राउन और सी है एस एफ नॉर्डेल, सी है टॉलकट पार्सन्स। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्लॉड लेवी स्ट्रॉक्स से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने संरचना मानवशास्त्र के प्रेरणाता तथा 20वीं शताब्दी में अत्यंत प्रमुख एवं सैद्धांतिक रूप से उद्भव फ्रांसीसी दार्शनिक मानवशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने कहा था संरचना एक विधि है न कि यथार्थ है। और हम आगे बढ़ते हैं 44 आपके सामने, अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किसने किया था? ए है बी मेलोनोबक्सी, सी है डब्ल्यू एफ व्हाइट्स और सी है डब्ल्यू जे गुडे और डी है आपका एफ जी हॉर्ड। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एफ व्हाइट्स ने दिया था। सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया था इन्होंने, इनके पुस्तक में किया था स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ठीक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45 स्क्रीन पर आपके सामने, पूछा किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्य आवश्यक नहीं है? किस शोध में परिकल्पना को महत्व नहीं दिया जा सकता? ये है वर्णनात्मक, बी है प्रयोगात्मक, सी है निदानात्मक और डी आपका अन्वेषणात्मक। अगर आपने रिसर्च पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्णनात्मक में परिकल्पना का प्रयोग आवश्यक नहीं माना जाता है, क्योंकि वर्णनात्मक शोध के लिए परिकल्पना अनिवार्य आवश्यक नहीं होती है। वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य होता है कि घटनाओं और स्थितियों का जो है एक वर्णन करना होता है और अपेक्षा की जाती है कि यह अधिक स्पष्ट और सटीक और संक्षिप्त रूप से बयां कर सके। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 46 आपके सामने, एकल अध्ययन में सम्मिलित है। ये है परिणात्मक विश्लेषण और बी कह रहा है परिणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, सी क्या है गुणात्मक विश्लेषण और डी आपका उपयुक्त सभी। एकल अध्ययन पद्धति में सम्मिलित क्या है? प्रश्न नंबर 46 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर जाएगा इसका सी गुणात्मक विश्लेषण। राइट आंसर सी है। गुणात्मक विश्लेषण कैसे है इसको देखते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण के अध्ययन में केवल बारंबारता की गिनती पर केंद्रित जो गहरा संप्रेषकों के संग्रह का अर्थ खो देना होता है, इसलिए एकल अध्ययन पद्धति में गुणात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, पूछा किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किसने रखा है? ए है माध्य, बी है बहुलक और सी है माध्यमिका और डी है उपयुक्त सभी। 46 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? पूछ रहा है कि सांख्यिकी संख्या श्रृंखला में किस पद की परिणात्मक का ध्यान निम्नलिखित में से रखा जा सकता है? ये माध्यिका में रखा जा सकता है, सी राइट आंसर है इसका। ये देखिए देखा परिणात्मक रखा जा सकता है। माध्यमिका ही पद हुआ है जिसको परिणाम है जो कि आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है 28 आपके सामने, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? किसने सर्वेक्षण शोध का प्रयोग किया था? ए है चार्ल्स बूथ ने, बी है P.F. लाजारफील्ड ने और सी है R.K. मार्टन, डी है W.J. गुडे। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया था? प्रश्न नंबर 48 आपके सामने प्रश्न है
और ये क्या था आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। P.F. जॉलर्स फील्ड ने इनका प्रयोग किया था, सर्वेक्षण विधि का प्रयोग। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने 49। ये कूट लेखन है, शब्द फर्स्ट है और दूसरे में आपकी सूची में है संख्या सूचक। गुणात्मक चर की बात करें तो गुणात्मक चर किससे संबंधित होता है, या आपका विशेषताओं से संबंधित होता है। एक का तीसरा ज़्यादा, यानी क्वान्टिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं कि इसमें संख्याओं को महत्व नहीं देता है, बल्कि उसमें गुणों को महत्व दिया जाता है, इसके विशेषताओं से संबंधित होता है। और परिणात्मक से संबंधित क्या होता है, परिणात्मकता शोध। क्वान्टिटेटिव से होता है चर परिणाम। एक बी का आपका चौथा जाएगा चर परिणाम, इसमें हम संख्याओं को महत्व देते हैं। और बारंबारता वितरण, ये संबंध है सारणीयता, दोबारा रिसर्च करना है, एक व्यक्ति करता है शोध और दोबारा वही व्यक्ति करता है, इसका पहला का ये जाएगा। और डी करा सभ्यता, यानी कि प्रायिकता ज़्यादा निर्देशन पद्धति पर जाएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका सी बन रहा है, सी द राइट आंसर है। सही सुमेलियत दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। अवधारणा और लेखक हैं। पहली अवधारणा ए सहभागी अवलोकन अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, ये आपका मेलन बख्शी ने किया था। एक आपका मेलन बख्शी तीसरा जाएगा। और दूसरा बी में विषय वस्तु विश्लेषण, ये आपका क्या था, मार्टिन साहब से संबंधित है, बी का 5 जाएगा। और सी है अनुमानिक इतिहास, अनुमानिक इतिहास किससे संबंधित है, ये आपका रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया था, सी का आपका चौथा जाएगा। और शोध डिजाइन की बात करें तो शोध डिजाइन आपके यहूदा से संबंधित है, डी का आपका पहला जाएगा, इसमें चार्ल्स बूथ का कोई महत्व नहीं है। चलिए सही मिलान कर लिया, तो इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर 20 शो कर रहा है, 20 द राइट आंसर है। सो मेरे सही दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। और साथियों ये आपका दिसंबर 2010 का जो पेपर था डिस्कस हो चुका है। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो सुबह 7 बजे क्लास चलती है इसी प्लेटफॉर्म पर, उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।